बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, आज के इस चर्चा सत्र में हम लोग न्यायिक समीक्षा के बारे में बातचीत करेंगे। जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज अ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारे भारत देश में न्यायपालिका की एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व के सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट में एक माना जाता है। यह शक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नहीं है बल्कि हाई कोर्ट को भी प्राप्त है, लेकिन इस शक्ति की वजह से ही भारत की न्यायपालिका विश्व के ताकतवर न्यायपालिका में से एक है। ऐसा क्या है भाई इस शक्ति में कि वर्ल्ड की पावरफुल कोर्ट्स में एक है हमारे भारत देश का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसी पावर की वजह से ये पावर ऐसी पावर है जो हमारे भारत देश में अधिकारों की रक्षा में सहयोग करती है। ये शक्ति ऐसी शक्ति है जो संविधान को सुरक्षा देने में सहयोग करती है। ये शक्ति ऐसी शक्ति है जो सरकार के मनमानीपन को कम करने में सपोर्ट करती है, सरकार की निरंकुशता को कम करने में सपोर्ट करती है। ऐसा क्या है? तो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मीन्स टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ और एनी ऑर्डर। कहने का अर्थ यह है किसी भी कानून या आदेश की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की जो शक्ति होती है न्यायालय की, उसी को हम जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, कोई भी कानून बना, चाहे वो संसद के द्वारा बनाया गया हो, चाहे वो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया हो, कोई भी कार्यपालिका का आदेश आए, कार्यपालिका का कोई भी आदेश आए, चाहे वो केंद्रीय कार्यपालिका का हो, चाहे वो राज्य कार्यपालिका का हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी का हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जारी किया गया आदेश हो, चाहे वो सीएमओ से आया हो, राजभवन से आया हो, वह संविधान के पक्ष में है या संविधान के पक्ष में नहीं है। इस बात को जब न्यायालय चेक करता है तो इसी पावर को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और विशेष बात यह है कि न्यायालय अगर चेक करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, यानी न्यायालय यह चेक करेगा कि यह संवैधानिक रूप से ठीक है या नहीं, और यदि पाया जाता है कि यह संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है यानी संविधान के पक्ष में नहीं है, तो न्यायालय उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है, यानी शून्य घोषित कर सकता है। सेम बात यहां पर मेंशन है कि जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखते हुए विधायी और कार्यकारी कार्यवाहियों की संवैधानिकता की जांच करता है। इससे संविधान की सर्वोच्चता कैसे मेंटेन हो रही है? जाहिर सी बात है भाई कि कार्यपालिका अगर कोई आदेश देगी या विधायिका कोई कानून बनाएगी, तो कार्यपालिका विधायिका यदि कोई ऐसा कानून बनाती है या आदेश जारी किया जाता है इसके द्वारा जो संविधान के खिलाफ है, तो उसको न्यायालय शून्य करेगा। तो इससे क्या मेंटेन होगा? इससे संविधान को सुरक्षा मिलेगी, इससे संविधान की सर्वोच्चता मेंटेन होगी। आप जानते हैं कि देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया भारत देश में संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए, भारत देश में कानून के राज को स्थापित करने के लिए संविधान की सर्वोच्चता को मेंटेन किया गया है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस कि नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, न कोई पद, न कोई संस्था, न कोई पॉलिटिकल पोस्ट, न कोई इंस्टीट्यूशन, न कोई ग्रुप, न कोई ऑर्गेनाइजेशन, न कोई व्यक्ति, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान भारत देश में क्या है? सर्वोच्च है। और संविधान को शक्तियां कहां से मिलती हैं? जनता से मिलती हैं। संविधान सर्वोच्च है और संविधान की सर्वोच्चता इसीलिए स्थापित की गई है क्योंकि संविधान का राज हो, किसी व्यक्ति का राज ना हो। राजमाता का वचन शासन नहीं है, यहां संविधान का वचन शासन है। और कोई भी कानून यदि बने वह भी संविधान के दायरे में रहे। अरे एक बात बताइए आप, अगर कोई कानून संविधान का उल्लंघन कर लेगा या कोई आदेश संविधान का उल्लंघन कर लेगा तो फिर संविधान की सर्वोच्चता रह जाएगी क्या? नहीं। संविधान की सुप्रीमेसी रह जाएगी? नहीं। इससे संविधान की रेलेवेंसी प्रभावित होगी, इससे संविधान का अस्तित्व प्रभावित होगा। जो आएगा वही संविधान का उल्लंघन कर लेगा। तो ऐसे में संवैधानिक सरकार की स्थापना और संविधानवाद की स्थापना नहीं हो पाएगी। संविधानवाद एक ऐसी भावना जो संविधान के निर्देशों का पालन करता है। संविधानवाद एक ऐसी भावना जो कानून के राज का और सीमित सरकार का समर्थन करता है। कानून के राज का समर्थन यानी कानून का राज मतलब कोई भी व्यक्ति, संस्था कानून से ऊपर नहीं है। आपको तब तक नहीं पनिश किया जाएगा जब तक आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया है। सीमित सरकार यानी सरकारें भी अपनी मर्यादाएं में रहेंगी, क्योंकि सरकार को अगर असीमित शक्ति मिल जाती है तो सरकार निरंकुश हो जाती है, सरकार अत्याचारी हो जाती है। इसलिए सरकारों पर भी सीमाएं लगाना जरूरी है। कोई भी संस्था को कभी असीमित शक्ति नहीं दी जा सकती है क्योंकि संस्था एकदम बवाल मचा देगी। तो सीमित सरकार और कानून के राज को स्थापित करना है, और सीमित सरकार और कानून के राज को स्थापित करने का जो धारणा है उसे संविधानवाद कहते हैं। संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सीमित सरकार और
कानून के राज का समर्थन करती है और संविधान के निर्देशों का पालन करती है। तो हमें क्या ले आना है? हमें संविधानवाद लाना है। तो संविधानवाद तभी आएगा ना जब संविधान सर्वोच्च होगा। कानून का राज तभी आएगा ना जब संविधान सर्वोच्च होगा। सरकारों को मर्यादा में तभी रख पाएंगे ना जब संविधान सर्वोच्च होगा। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता बहुत जरूरी है। और संविधान की सर्वोच्चता कब स्थापित हो पाएगी? जब कोई संस्था ऐसी हो जो आंखियों के झरोखों से ये देखते रहे कि भैया कोई संविधानों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा है। कोई ना कोई एक संस्था होनी चाहिए जो इस बात को चेक करे कि कोई संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर एक तरीके से आप देखें मेरे भाई, तो भारत देश में आप जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, कार्यपालिका बहुत ही स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन होता है। ये सरकार है भाई, सारी की सारी शक्तियां इसके पास है, सेना इसके पास, पुलिस इसके पास, सारी अथॉरिटी इसके पास। तो अगर ये संविधान का उल्लंघन करने पर आ गई तो ये ऐसा घोड़ा होता है, कार्यपालिका ऐसा घोड़ा होता है ना जिस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी होता है। लगाम नहीं लगाओगे तो कुचल के रख देगा। दूसरी संस्था लेजिस्लेचर यानी जिसे आप कहते हैं विधायिका। विधायिका कानून बनाने की शक्ति रखती है। तो ऐसा भी कानून ये बना सकती है जो मनमानी पूर्ण हो। मान लो बना दे एक थप्पड़ पे फांसी, तो इसीलिए ये जो तीसरी संस्था है आपकी जुडिशियरी, जुडिशियरी को पावर दी गई जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग करके ये इसे रोक, ये अगर संविधान का उल्लंघन करे तो ये रोकेगी, हेलो ब्रो 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 रुक जाओ, दिस इज नॉट योर जुरिस्डिक्शन, ठीक है, गलत जा रहा हो, संविधान के खिलाफ जा रहे हो। तो जुडिशियल रिव्यू का ये रोल है। कार्यपालिका अगर संविधान के खिलाफ जाए तो ये रोकेगी, हेलो रुक जाओ। तो ये रोल है जुडिशियल रिव्यू का। तो जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से कार्यकारी आदेशों का और कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करती है, और अगर वह संविधान के खिलाफ है यानी संविधान के अगेंस्ट है तो उसे क्या घोषित कर सकती है? उसे अमान्य घोषित कर सकती है। दिस इज जुडिशियल रिव्यू। एक बार फिर से समझिए, न्यायिक समीक्षा का अर्थ है न्यायालय की वह शक्ति जिससे न्यायालय किसी भी कानून या आदेश की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है, और यदि कानून या आदेश संविधान के पक्ष में नहीं है तो उसे शून्य घोषित कर सकता है। इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है, लेकिन बात यहां पर ध्यान देने योग्य यह है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को भी है, लेकिन अलग से, ध्यान दीजिएगा कि अलग से किसी आर्टिकल में यह मेंशन नहीं है, कि अलग से किसी अनुच्छेद में यह मेंशन है कि भैया दिस इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू वर्ड इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू वर्ड कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है, ठीक है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर अलग अलग आर्टिकल से मिलती है, आर्टिकल 12 से, आर्टिकल 13 से, आर्टिकल 131 से, आर्टिकल 132 से, आर्टिकल 136 से। तो इन आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिलती है। हाई कोर्ट को भी ये पावर कैसे मिल रही है? आर्टिकल 226 से, ठीक है, आर्टिकल 227 से हाई कोर्ट को ये पावर मिल रही है, ठीक है। तो अलग अलग अनुच्छेद से सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति मिलती है, हाई कोर्ट को भी अलग अलग अनुच्छेद से यह शक्ति मिलती है। किसी एक आर्टिकल में यह मेंशन नहीं है। लोगों के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति होती है इसे लेकर, आर्टिकल 137 को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति होती है। लोग इसका रट्टा मार लेते हैं, 137 बराबर जुडिशियल रिव्यू। नहीं भैया, रटना नहीं है। 137 क्या है? 137 इज डीलिंग दैट कि सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के निर्णय को रिव्यू कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकता है। ये है 137, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस पे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो क्या भूमिका है इसकी, क्या भूमिका निकल कर आई हमारे भारत देश में जुडिशियल रिव्यू की। तो एक बात समझिए मेरे भाई, जुडिशियल रिव्यू की भूमिका यह है कि ये संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है। संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है, दैट मीन्स कि कार्यपालिका संविधान का उल्लंघन करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोकेगी, यस। लेजिस्लेचर अगर संविधान का उल्लंघन करेगी तो सुप्रीम कोर्ट इसे रोकेगी। तो यानी कोई भी संस्था यदि संविधान के खिलाफ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है ना। तो इससे क्या सुनिश्चित हुई? इससे संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित हुई। तो या विधायिका और कार्यपालिका को संविधान में दायरे में रखने के लिए, संविधान के दायरे में रहने के लिए बाध्य करती है। तो दिस इज द रोल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, यानी जुडिशियल रिव्यू का एक सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष भी देखेंगे, लेकिन सकारात्मक पक्षों में जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा। आप मौलिक अधिकारों
कि हनन के मामले में डायरेक्ट अनुच्छेद 32 से कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 से आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है, हाई कोर्ट को भी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई कानून ऐसा है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति तो है ही, साथ साथ यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो उसे शून्य भी घोषित कर सकती है। तो इससे ये एज अ सेफगार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट भी क्रिएट होता है इससे। दैट मीन्स कि ये मौलिक अधिकारों से भी रक्षा करती है, मौलिक अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। साथ साथ लोग देखो, डेमोक्रेसी में एक बात ध्यान देना, डेमोक्रेसी का लक्षण होता है रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। राजमाता का वचन शासन नहीं होगा भैया, बल्कि किसका वचन शासन होगा, कानून का वचन शासन होगा। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, ना हम, ना आप, ना आलिया भट्ट, ना सरकार, है ना। कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, डेमोक्रेसी का फीचर है। साथ साथ डेमोक्रेसी का फीचर यह भी है कि सीमित सरकार, सीमित सरकार यानी सरकारों पर भी सीमाएं लगनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये मानव विकास का इतिहास है कि किसी पद, किसी संस्था को अगर आप असीमित शक्ति देते हैं तो अत्याचारी हो जाता है। तो किसी को अनलिमिटेड पावर अगर आप देंगे तो निरंकुशता में आ जाएगा, अत्याचारी हो जाएगा। इसलिए पावर पर लिमिटेशन लगाना बहुत जरूरी है। तो कानून के राज को इंश्योर करने के लिए और सीमित सरकार को स्थापित करने के लिए इसका रोल है, जुडिशियल रिव्यू का रोल है। तो ये लोकतंत्र की रक्षा करती है, ये सरकार के मनमानीपन, सरकार की निरंकुशता और सत्ता में संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान देती है, सत्ता में संतुलन बनाती है। ठीक है। संविधान की व्याख्या, तो देखो एक बात समझिए, भारत देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही संविधान के व्याख्याता हैं। सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ हाई कोर्ट इज आल्सो द इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों संविधान की व्याख्याता और संविधान का अंतिम व्याख्याता है सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान की व्याख्या के दौरान यदि कहीं ऐसा महसूस होता है कि भारत देश में कोई कानून संविधान का विरोध कर रहा है, तो उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है जुडिशियल रिव्यू की पावर की वजह से। ठीक है। और मान लो किसी कानून की वैलिडिटी को चेक किया जा रहा है, तो ऐसे में यह संविधान के किसी प्रोविजन के खिलाफ है, वह प्रोविजन डायरेक्टली तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन व्याख्या की जरूरत है, तो इस माध्यम से संविधान की व्याख्या भी सुनिश्चित हो पाती है। कहने का अर्थ यह है कि न्यायालय संविधान की भावना के अनुरूप कानूनी धाराओं की व्याख्या करता है। कानून की व्याख्या और संविधान की व्याख्या में भी इसका रोल है जुडिशियल रिव्यू का। साथ साथ नागरिकों को न्याय का अधिकार, तो चाहे कोई भी ऐसा आदेश जो मनमानीपन से भरा हुआ है, कोई भी ऐसा कानून जो मनमानीपन से भरा हुआ है, निरंकुशता से भरा हुआ है, संविधान के खिलाफ है, इस पावर की वजह से उसे कैंसिल किया जाता है। तो इससे नागरिकों को न्याय मिल पाता है, यानी समान न्याय को सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इक्वल जस्टिस को भी इंश्योर करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, समान न्याय को सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, धरती बिना चुनौतियों और बिना अपवादों के नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रकरण का अगर हम पक्ष पढ़ते, देखो सिविल सर्विसेज का सीन ही यही है कि यहां पर हमें जजमेंटल नहीं होना होता है। यहां पर हमें अगर किसी चीज का पक्ष पढ़ना है तो उसके विपक्ष को भी सोचना है। पक्ष, विपक्ष और समाधान, यही तीन जड़ है सिविल सर्विसेज की। और अगर आपकी सोच में ये तीनों विकसित नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आपके भीतर विश्लेषण नहीं आया है, और जब तक विश्लेषण नहीं आता तब तक आंसर राइटिंग स्किल डेवलप नहीं होती है। ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा की यदि आप नकारात्मक पक्ष की बात करें तो न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण। तो कभी कभी क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर तो मिली है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, कभी कभी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। ठीक है। कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओवररीच किया जाता है, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को रोकने का जो मोटो है उसका, वो हस्तक्षेप की तरह है, यानी निगेटिव मोटो रहता है, तो उसे नकारात्मक रूप से हम देखते हैं। हालांकि जुडिशियल रिव्यू की पावर इसलिए नहीं दी गई है कि हस्तक्षेप करें, जुडिशियल रिव्यू की पावर इसलिए दी गई है कि कार्यपालिका और विधायिका अपने दायरे में रहें, कार्यपालिका और विधायिका संविधान का उल्लंघन न कर पाए, इसलिए जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। ठीक है। तो जब हस्तक्षेप होगा तो ये इसका नकारात्मक पक्ष है। और दूसरी बात भाई, कानून बनाने का अधिकार लोकतंत्र में जनता को है, क्योंकि लोकतंत्र में मालिक जनता है।
कानून किसने बनाया? संसद ने बनाया, राज्य विधानमंडल ने बनाया। संसद और राज्य विधानमंडल में कौन बैठा हुआ है? जनता बैठी है। तो कानून जनता बना रही है, यही कहा जाएगा ना भाई। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा कानून बनाया गया ना, तो कानून किसने बनाया? जनता ने बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को अगर कैंसिल आउट कर दिया तो लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि ये लोकतांत्रिक भावना को बाधित करता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता ने अगर किसी कानून को अपनी सहमति दी है, यानी संसद में यदि कोई कानून पारित हुआ है तो इसका अर्थ है कि जनता ने उस पर सहमति दी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये खारिज किया गया तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर रहा है, ऐसे आरोप लगते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की पावर एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से भारत का सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को नल एंड वाइड डिक्लेयर करता है। ऐसे में न्यायपालिका के मनमानीपन की भी संभावनाएं निकल कर आती हैं। अरे जाहिर सी बात है भाई कि कार्यपालिका को भी आप रोक सकते हैं, विधायिका को भी आप रोक सकते हैं, तो आप खुद भी तो मनमानी कर सकते हैं। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति की वजह से न्यायपालिका में भी तो मनमानी आ सकती है। जी हाँ, न्यायपालिका की मनमानी की संभावनाएं क्रिएट हो सकती हैं, ये भी है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात आपको समझना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है कि क्या न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनलिमिटेड है? ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट को, क्या ये असीमित है? नहीं, असीमित नहीं है। अमेरिका में ये असीमित नजर आती है, लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश में न्यायिक समीक्षा की शक्ति तो है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू का यूज नहीं कर सकती। जैसे यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, 9वीं अनुसूची बनाई ही इसीलिए गई है कि न्यायिक समीक्षा से कानूनों को बचाया जा सके। संसद द्वारा बनाया गया कानून यदि संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसका भी न्यायिक समीक्षा होगा या नहीं, ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून यदि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा तब तक नहीं होगी जब तक वो संविधान के मूल ढांचे का हनन न करे। यानी 9th शेड्यूल में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा तब तक नहीं होगी जब तक वो संविधान के मूल ढांचे का हनन न करे, पहली बात। दूसरा, संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम की क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो मेरे भाइयों, संविधान संशोधन अधिनियम की न्यायिक समीक्षा तब तक नहीं होगी जब तक वो संविधान के मूल ढांचे का हनन न करे। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट की असीमित नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात की संभावना बनती है कि न्यायपालिका इस शक्ति से निरंकुश हो सकती है। ठीक है, विलंब और अदालती बोझ। न्यायिक समीक्षा की शक्ति की वजह से अब जाहिर सी बात है भाई कि पेंडेंसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जितना ज़्यादा पावर रहेगी उतना ज़्यादा पेंडेंसी होगी, उतना ज़्यादा विलंब, और ये हमारे भारत देश में न्यायपालिका के लिए बड़ी चुनौती है, तो कि लाखों की संख्या में केसेस न्यायपालिका में पेंडिंग है। और न्यायिक प्रक्रिया लंबी होने में भी जुडिशियल रिव्यू को लेकर आरोप लगते हैं कि न्यायपालिका के पास चेक करने का राइट है। इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रकरणों में बहुत समय लग जाता है और विलंब होता है, इससे अदालत पर बोझ बढ़ता है। ठीक है, दूसरी बात, एक नकारात्मक पक्ष और है कि सभी पहलुओं का आकलन नहीं, न्यायालय को केवल कानूनी दृष्टि से मामले देखने होते हैं, जबकि प्रशासनिक और आर्थिक पहलुओं की अनदेखी होती है। देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझो। जैसे आपने सेकेंड वेव जब कोविड की आई थी तो सुना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन का ऑर्डर दे दिया था। इसको जुडिशियल ओवररीच कहा गया। जुडिशियल ओवररीच का मतलब कि जब आप ज्यादा हस्तक्षेप कर देते हैं तो उसे जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। एक्चुअली हर मामलों में न्यायपालिका के अंदर समझ हो ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका सिर्फ जुडिशियल नॉलेज रखती है, सिर्फ न्यायिक ज्ञान रखती है, कानून का ज्ञान रखती है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, बहुत सारे प्रशासनिक निर्णय लेने में या बहुत सारे प्रशासनिक कार्य करने में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ऐसे में न्यायपालिका अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में न्यायपालिका की विशेषज्ञता नहीं है, और उसमें न्यायपालिका अगर कोई हस्तक्षेप कर रही है या उसे कैंसिल कर रही है, अतिक्रमण कर रही है, तो ये एक नकारात्मक पक्ष होता है कि न्यायपालिका को सभी पहलुओं का ज्ञान नहीं होता, और ऐसे में ऐसे किसी पहलू को सिर्फ कानूनी दृष्टि से कैंसिल करना या सिर्फ कानूनी दृष्टि से देखना जिस पहलू में अन्य बातें भी सम्मिलित हैं, ये दिक्कत देता है, ये नकारात्मक दृष्टिकोण क्रिएट करता है। क्लियर बात? तो ये है एक तरीके से न्यायिक सक्रियता का नकारात्मक पक्ष है। लेकिन मेरे भाई, न्यायिक सक्रियता आप जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ इसीलिए है क्योंकि ये लोकतांत्रिक संस्थाओं में सीमाएं लगाने का काम करता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को मर्यादा में रखने का काम करता है, क्योंकि ये लोकतंत्र में संविधानवाद और संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। इसलिए ये लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है।
जो कि संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, ये देखा ही आपने। विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है कि विधायिका और कार्यपालिका संविधान का उल्लंघन न कर सके। इससे हमारे भारत देश में डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस यानी संविधान, माफ कीजिएगा, संतुलन का सिद्धांत स्थापित होता है। सबसे ज्यादा जरूरी जुडिशियल रिव्यू के लिए जो शब्द है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, क्योंकि हमने शक्तियों के पृथक्करण को तो स्थापित किया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, लेकिन इनमें संतुलन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू की ये जो पावर है इसे एब्सोल्यूट होने से रोकती है, इसे एब्सोल्यूट होने से रोकती है, यानी इन्हें अपनी मर्यादा से बाहर जाने से रोकती है, इन्हें अपनी मर्यादा से बाहर जाने से रोकती है। तो एक तरीके से ये संतुलन स्थापित करती है। जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से क्या स्थापित होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस स्थापित होता है, संतुलन का सिद्धांत स्थापित होता है। ठीक है, हालांकि न्यायिक समीक्षा को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हैं कि कभी कभी क्या होता है कि न्यायिक समीक्षा की वजह से नकारात्मक पक्ष क्रिएट होते हैं, जैसे कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप होता है, तो ये एक चुनौती है। लेकिन बैलेंस अप्रोच दिखाते हुए आप ये बोलिए कि भाई संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए यदि इसका प्रयोग किया जाए तो ये लोकतंत्र के लिए एक बढ़िया हथियार है, लोकतांत्रिक संतुलन के लिए एक बढ़िया हथियार है। दैट मीन्स कि न्यायिक समीक्षा का उपयोग संतुलित और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर किया जाना चाहिए, जिससे भारत में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे। ठीक है, अब एक सवाल है आपके लिए, देखिए सवाल ये है भाई कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक समीक्षा की भूमिका पर चर्चा करें। 125 वर्ड में इसे आप प्रयास करिएगा। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मॉडल आंसर भी क्रिएट किया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना है? इंट्रोडक्शन में आपको बताना है जुडिशियल रिव्यू। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण घटक है जो विधायिका, कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता सुनिश्चित करता है, और अगर मान लो वो संविधान के विरुद्ध हो तो उसे असंवैधानिक भी घोषित करता है, कोई कानून या कोई आदेश। तो ये एक इंट्रोडक्शन। जुडिशियल रिव्यू क्या है? इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे? इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, फिर उसके बाद एक हेडिंग बनाएंगे, न्यायिक समीक्षा की भूमिका। न्यायिक समीक्षा की भूमिका में वही सकारात्मक पक्ष, जो इसका सकारात्मक पक्ष है, जो इसका सकारात्मक पक्ष है, यही क्या है? यही इसकी भूमिका है। अगर आए, यही इसका महत्व है। ठीक है, यही इसकी आवश्यकता है। अगर आवश्यकता पूछे तब भी आप इन्हीं चीजों को मेंशन करेंगे, महत्व पूछे, भूमिका पूछे तब भी इसी पॉजिटिव पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे। तो जो अभी पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने आपको बताए वही चारों इसमें मेंशन है। उसके बाद आप कंक्लूड कर देंगे कि भाई न्यायिक समीक्षा लोकतंत्र की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इससे संतुलन का सिद्धांत स्थापित होता है, यानी इससे चेक एंड बैलेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? संतुलन का सिद्धांत स्थापित होता है, चेक एंड बैलेंस क्रिएट होता है। तो एक बार फिर से सुनिए, सवाल में मैंने आपसे क्या कहा कि इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। जैसे ये मैंने यहां पर बताया, आप इसे पढ़िएगा, देखिएगा, आपके लिए ही आंसर तैयार किया गया है, मॉडल आंसर, कि आप इसे पढ़ें। ये जो आंसर मैंने तैयार किया है ये अंतिम आंसर नहीं है, ये नहीं है कि ये सबसे सही आंसर है, इसके अलावा और बेहतर नहीं हो सकता है, और भी बेहतर किया जा सकता है। ये आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप करने के लिए, आपको देखने के लिए एक मॉडल आंसर तैयार किया गया है। ठीक है, मेन बॉडी में आपको बताना है इसकी भूमिका, फिर उसके बाद ये कहते हुए कंक्लूड करना है कि भाई न्यायिक समीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है, एज वेल एज डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस यानी संतुलन का सिद्धांत स्थापित करती है। ठीक है, चलिए, आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो जरूर अपने दोस्तों के मध्य से शेयर भी करिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आपके लिए कुछ सूचना है कि इस समय हमारे यहाँ होली ऑफर के तहत 22 मार्च तक बैचेस पर डिस्काउंट चल रहा है। जैसे आरंभ बैच एक आया है, यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच है, ये प्रीलिम कम मेंस दोनों है। ठीक है, प्रीलिम कम मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, 15 अप्रैल से ये स्टार्ट है, 14 मंथ की इसकी ड्यूरेशन है, और अभी जो इसका फी है वो है 6500 रुपये। लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, स्टूडियो से लाइव है, इसमें प्रीलिम कम मेंस दोनों के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ देखिए दूसरा बैच है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, ऑनगोइंग बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। ठीक है, इस बैच में अगर आप इनरोल करते हैं तो स्टैंडर्ड की जो फीस है वो 3200 रुपये है, प्राइम की जो फीस है वो 4500 रुपये है। ठीक है,
होली हंगामा ऑफर के तहत अभी भी इसमें क्या चल रही है, छूट चल रही है। साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग, मेंस आपका करीब है, ठीक है, और जिन लोगों का प्रीलिम्स निकला है वो भी इसमें एनरोल कर सकते हैं, और जो लोग मेंस के लिए स्पेशल गाइडेंस चाहते हैं वो भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड की जो फीस है वो 5700 रुपये है और प्राइम की जो फीस है वो 7500 रुपये है। अभी 22 मार्च तक इसमें भी ऑफर है, तो इसमें एनरोल करिए और अपनी तैयारी को बेटर बनाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सब बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं कि आप सब बढ़िया से तैयारी करें, देश समाज के विकास का सकारात्मक माध्यम बने। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।